कर्ज में थे ये कुछ। उसके बाद इन्होंने कुछ ऑनलाइन ऐप्स और ऑनलाइन वर्क करने का प्रयास किया, जिसके चलते इनके ऊपर ऑनलाइन ऐप्स का कर्ज बढ़ता गया। और ऑनलाइन ऐप्स में यही होता है कि जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो परमिशंस में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, फ़ोटोज़ वगैरह शेयर हो जाती हैं जो आप रियलाइज़ नहीं करते। और उन्हीं फ़ोटोज़ और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को यूज़ करते हुए इन्होंने इनको ब्लैकमेल किया है, और जिसके चलते प्रताड़ित होकर इन्होंने सुसाइड किया। आत्महत्या कर ली। दो पति और पत्नी ने पहले फांसी लगाकर आत्महत्या। मामला ऑनलाइन फ्रॉड का भोपाल से ये सामने आ रहा है और लगातार ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये जो मामला सामने आया, ऑनलाइन ऐप के जरिए इसे नौकरी मिली और फिर ये पैसा कमाने का लालच बढ़ता गया और इसी के ज़रिए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गया, क्योंकि कंपनी ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और लोन भी कंपनी से ले लिया। तो अब इसकी भरपाई कैसे हो पाती, क्योंकि फाइनेंशियली आर्थिक इतना लोड, और इसे कैसे भरा जा सकता था। तो ये आसान तरीका एक नज़र आया कि हम अपनी जान दे देते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन फ्रॉड में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। अगर 3 साल का जिक्र करें तो पिछले 3 साल में करीब 39% जो भारतीय परिवार हैं वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं। और ऐसे मामलों में जांच होती है, कार्रवाई किस तरीके से होती है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आशीष यादव जुड़े हुए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुज दयाल हैं, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संवाददाता सुनील मालवीय जुड़े हुए हैं भोपाल से, इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया जानते हैं। सुनील मालवीय, आपका रुख करेंगे, इस मामले में क्या कुछ जांच पड़ताल में निकलकर सामने आ पाया है अब तक? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से एक जो गुरुवार शुक्रवार को जो घटना हुई है दरमियानी रात में, एक मन को झकझोर कर देने वाली घटना है। इस मामले को अब तक जो एक एसआईटी टीम बना दी गई है, एसआईटी टीम जांच कर रही है। एसआईटी टीम ने जो बैंक का स्टेटमेंट लिया है, बैंक के स्टेटमेंट के आधार पर ही और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और जो बैंक की जो डिटेल है, जो एसबीआई बैंक थी जो पीड़ित की, उस बैंक की पूरी डिटेल जो एक्सपर्ट की जो टीम है, जो एसआईटी की टीम है, एसआईटी की टीम ने बैंक को लिख दिया वो, जिसके बाद बैंक की डिटेल आने पर ही सारी जो जांच सुशील देखा जाए, सुनील मालवीय, एक सुसाइड नोट जो मिला है जिसके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है, सुसाइड नोट में क्या उस ऐप का जिक्र किया गया जिसके जरिए ये फ्रॉड का शिकार हुआ शख्स? जी बिल्कुल निश्चित तौर से सुसाइड जो नोट मिला है, 4 पेज का नोट मिला है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। उस सुसाइड नोट में वो जो पीड़ित व्यक्ति है उनने जिक्र किया है कि मैं मेरी जो अच्छी खासी फैमिली थी, इसको किसकी बुरी नजर लग गई, और तमाम ऐसे जो बिंदु हैं उसमें लिखे हैं कि लोन जो ऑनलाइन जो ऐप से लोन लिया था, उस लोन के दलदल में मैं फंसता चला गया। कुछ ऐसी जो वीडियोस फोटोज हैं, वो जो रिश्तेदार हैं, कॉन्टेक्ट उनके रिलेटिव उनको वो फोटोज वगैरह भेज दी गई और पैसे की डिमांड भी करने लगे। तो कहीं ना कहीं जो उसको इश्यू करना फैमिली हो प्रताड़ित होकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। जी, फिलहाल अभी स्थिति स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है, जिस तरीके से जो जानकारी आपके आधार पर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐप के जरिए ये ठगी का शिकार हुए और एक क्लिक में पैसे कमाने का लालच इतना बढ़ जाता है। और सबसे अहम बात, पिछले कुछ अरसे से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। और सबसे अहम बात, इंसान की जिंदगी की कमाई जो है वो एक क्लिक में चली जाती है। और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके अवेयरनेस के लिहाज से भी कई तरीके के जो मैसेजेस हैं वो वायरल किए जाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिहाज से, फिर भी अभी भी अवेयरनेस की कमी देखने को मिल रही है और लोग ऑनलाइन का शिकार हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड का। हमारे साथ आशीष यादव, साइबर एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनुज दयाल भी जुड़े हुए हैं। आशीष यादव जी, आपका रुख करेंगे। यहाँ पर पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए तो 39% जो है इजाफा हुआ है ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर। आखिर क्या वजह है कि लोग एक क्लिक में अपना सब कुछ गंवा देते हैं और लगातार ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं? हम एक्चुअली अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है लोगों के बीच में साइबर फ्रॉड्स को लेके। और ये जिन लोगों को फ्रॉड बना रहे हैं, क्योंकि आपके स्कैमर्स
ये मोस्टली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ही टारगेट करते हैं। इनको जैसे जो अभी प्रेजेंट जो केस है मध्य प्रदेश का, तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, उसमें ये था कि इनके एग्जिस्टिंग लोन्स भी थे, प्लस इन्होंने वाया टेलीग्राम किसी ऐप को ज्वाइन किया था, फाइनेंस कंपनी थी, जो कि इनको शायद कुछ खरीदने पे कुछ रिटर्न्स का प्रॉमिस कर रही थी। और तो ये एक चीज जो शायद मुझे लगता है कि सबको अवेयर होना चाहिए और थोड़ा सा अवेयरनेस इसकी और गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए। आशीष जी, आपका वापस से रुक करेंगे, आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है और क्लियर नहीं मिल पा रही है। क्लियर आएगी तो ज़रूर संपर्क करेंगे। हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अनुज दयाल जी। जब ऐसे मामले सामने आते हैं, जब ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आता है, तो किस तरीके से इसकी कंप्लेन करनी चाहिए और क्या कुछ कार्रवाई ऐसे मामलों में होती है, आपसे जानना चाहेंगे। इसमें दो तरीके के मोड होते हैं कंप्लेंट करने के जी। एक तो आप डायरेक्ट साइबर सेल अप्रोच करके आप उनको लिखित में कंप्लेंट दे सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप जो ऑनलाइन पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है, उसमें भी आप अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, पूरी आप डिटेल में आप लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और जहां तक प्रोसीजर की बात है, प्रोसीजर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो होता है, कुछ सिमिलर होता है जैसे सीआरपीसी में जैसे नॉर्मल पुलिस शुरू करती है जी। लेकिन एक प्रॉब्लम एक छोटी सी ये आती है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं जिनको ये इन्वेस्टिगेट करना है, उसमें बहुत ही कम ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको इस के बारे में पूरी नॉलेज है, आईटी एक्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में। और इवन एक्ट में भी ये प्रोवाइड करता है कि जो सीनियर ऑफिसर है, यानी डिप्टी एसपी के रैंक के जो ऑफिसर हैं, वही लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलिस का, इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है कि नंबर ऑफ ट्रेन्ड पुलिस ऑफिशियल हो, ताकि जैसे ही इसके बारे में नॉलेज मिले, जैसे ही इसके बारे में पता लगे कि ऐसा कोई साइबर क्राइम हुआ है, तुरंत उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब जैसे इसी केस में मैंने कहीं पढ़ा था कि उसने शायद कोशिश करी साइबर सेल अप्रोच करने की, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। उनको ऐसा अधिकतर होता है जी। हाँ, उनको ऑफिसर में ले ली। तो अगर जो वहाँ के जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स थे, जूनियर ऑफिसर्स थे, अगर वो सीनियर ऑफिसर नहीं थे, तो उनको गाइड कर सकते थे कि आप ऑनलाइन इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती और ये चीज आगे जाती, तो शायद ऐसी नौबत ना आती। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिला है, जब भी ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आता है, प्रशासनिक स्तर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है, कई बार कार्रवाई नहीं की जाती है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी सुनी नहीं जाती है, और यही वजह है कि मुझे लगता है ऐसे मामलों में और ज़्यादा कमी के बजाय वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसे मामलों में एक प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे जो ऐप हैं, हालांकि अवेयरनेस का प्रयास लगातार किया जाता है, कई बार मैसेजेस के थ्रू जो मैसेजेस वायरल होते हैं, अक्सर देखा गया होगा व्हाट्सएप में ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अवेयरनेस के लिहाज से कि अगर कोई ऐसा लिंक आता है तो आप क्लिक ना करें, अपनी इंफॉर्मेशन किसी को ना दें, तमाम ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, सुनील मालवीय का रुख कर लेते हैं। सुनील मालवीय, देखा जाए तो इस मामले में कितने लाख का लोन लिया था इस शख्स ने? देखिए, बिल्कुल अगर अभी बात निकलकर सामने आई, इसमें जो लोन है 17 लाख करीबन बताया जा रहा है कि 17 लाख का लोन लिया था, और उसी लोन को चुकाने के लिए फिर डबल से ऑनलाइन ऐप के माध्यम से फिर एक बार और लोन ले लिया था। और लोन के चक्कर में जो एजेंट हैं कंपनी के, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, वो तमाम प्रकार के दबाव बना रहे थे, बार बार दबाव बनाए रहे थे। व्यक्ति साइबर सेल है वहां के भी चक्कर काट चुका था पीड़ित व्यक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं अगर साइबर सेल या साइबर पुलिस कहें उसको, अगर मौके पर इस तरह की जो आवेदन लेती है उस व्यक्ति का, पीड़ित व्यक्ति का, तो कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई, ये घटना होने से रुक सकती थी। तो क्योंकि जो उसमें मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट होते हैं, कॉन्टेक्ट के जितने भी मोबाइल में कॉन्टेक्ट है, उन कॉन्टेक्टों पर उसके अश्लील वीडियोस और फोटोज पहुंचाई गई है, जिससे पीड़ित का मन काफी दुखी था और दुखी होकर उनने अपने 2 बच्चों को, कुल मिलाकर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसका खामियाजा ये रहा कि इसे अपनी जान गंवानी पड़ी, यानी कि पहले बच्ची को जहर दिया और फिर ये दंपत्ति जो है वो फांसी पर झूल जाता है। अभी जांच को लेकर कितनी गंभीरता नजर आ रही है?
बिल्कुल, देखिए जैसे ही मामला प्रकाश में आनंद फानंद में मध्य प्रदेश गृह मंत्री मिश्रा ने एक एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी उस टीम की जांच करेगी, जांच के बाद ही जो आरोपी सामने आएंगे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन अभी अज्ञात में मामला दर्ज किया जा चुका है। अनुज दयाल जी, आपसे मेरा सवाल था। आशीष यादव जी, आपका रुख कर लेते हैं। आशीष जी, अगर देखा जाए साइबर ठगी के मामले भी काफ़ी सामने आ रहे हैं इस वक्त। लगातार गेम के ज़रिए भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो ये कैसे इतना आसान होता है? और क्योंकि अलग अलग तरीके से ये फ्रॉड सामने आ रहे हैं, ये ऐसे कैसे आम इंसान को अपनी जद में ले लेना या एक क्लिक से उसकी सारी कमाई चली जाना, ये कैसे इतना आसानी से पॉसिबल हो जाता है? और इसके लिए क्या कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि लोग ऐसे फ्रॉड का शिकार ना हो? मैम, आवाज आ रही है मुझे? जी, सुन पा रहे हैं। मैम देखिए, अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, गवर्नमेंट की तरफ से उतने इनिशिएटिव्स नहीं है। जो प्रेजेंट केस है उसमें भी इसमें दो एक्चुअली चीजें हैं। एक तो जो उनका डेटा ब्रीच हुआ है, जो उनकी सुसाइड की मेन वजह है वो लोन से ज्यादा है कि जो उन्होंने किसी ऐप पे लॉगिन वगैरह करा था, तो उन्होंने अपने की परमिशंस दे दी थी ऐप को, तो उसने इनका पर्सनल डेटा ले लिया, जो डेटा की फिर उस कंपनी ने इनसे पैसे मांगने के बाद जब इन्होंने नहीं दिए हैं तो उन्होंने इनके रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को सर्कुलेट कर दिया, जो कि इनकी शायद मॉफ्ड इमेजेस थी या बहुत ही पर्सनल इमेजेस थी, जिसका एम्बैरेसमेंट ये फिर बेयर नहीं कर पाए और इनको कदम उठाना पड़ा है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम जो भी मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं, फोन में आपके परमिशन का एक अलग से सेटिंग्स में आप जाएंगे तो एक सेगमेंट है उसका, आप वहां पे कर सकते हैं कि आपने कौन सी एप्लीकेशंस को कौन सी परमिशन दी है। क्योंकि जब हमसे परमिशन मांगते हैं तो हम अलाउ ऑल कर देते हैं और अपनी सारी परमिशन उनको दे देते हैं, हमारा डेटा, हमारे कॉन्टैक्ट, मैसेजेस। और जो आप साइबर ठगी और ये जो फ्रॉड्स होते हैं जो फाइनेंशियल होते हैं, उसमें ऐसा है कि जैसे अगर कोई लिंक है उसमें कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, कुछ ऐसी फिशिंग साइट्स होती हैं जिसमें कि अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके फोन का जो कीबोर्ड होता है उसका एक्सेस हमको मिल जाता है। तो फिर उसके बाद आप जब भी कभी अपना पासवर्ड एंटर कर रहे होते हैं इंटरनेट बैंकिंग का या अपना यूपीआई का पिन डाल रहे होते हैं, तो वो उनको मिल जाता है, फिर उसका किसी भी तरीके से यूज करते हैं, आपके कार्ड की डिटेल्स उनको मिल जाती है। तो हमको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि कोई भी फिशी लिंक है या अननोन सोर्स से कोई भी लिंक अगर फोन पे आता है या कोई इमेज आ रही है, कोई पीडीएफ आ रहा है, जब तक वो किसी क्रेडिबल सोर्स से ना हो, प्लीज उसको नहीं खोले, क्योंकि खोलने के बाद तो आपके फोन के एक्सेस उसकी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप उसको नहीं कर पाएंगे कि वो क्या क्या डेटा आपके फोन से लेके जा रहा है। तो आप चाहे इंटरनेट अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि जो क्रेडिबल वेबसाइट है वहीं पे जाएं। ऐसी वेबसाइट है जिसके बारे में आप बिल्कुल ऑल अलाउ, यानी कि ये परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसी के चलते आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। और भी तमाम अहम बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ताकि ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार ना हो। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर हम मुद्दे की बात में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लगातार देखने को मिल रहा है पिछले कुछ 3 सालों में और ज़्यादा ऐसे मामलों में वृद्धि देखने को मिली है, यानी कि 39%। आप समझ सकते हैं ये फीसदी दर कितनी ज़्यादा है। ऑनलाइन फ्रॉड का लोग शिकार हो रहे हैं और ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीरता नहीं बरती जा रही है, क्योंकि कई बार लोग कंप्लेन करते हैं और उनकी कंप्लेन को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमारे साथ अनुज दयाल जी भी हाईकोर्ट के अधिवक्ता बैठे हुए हैं। अनुज दयाल जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये शख्स जाता है, कंप्लेन भी करता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती और फिर इसके बाद ये कदम उठा लिया जाता है। अब इसके बाद अगर कोई भी इसके परिवार का सदस्य है तो वो क्या पहल कर सकता है प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई को लेकर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब भाई उनके सबसे नियरेस्ट रिलेटिव शायद उनके फादर या मदर या उनके भाई होंगे, तो वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा सकते हैं, कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। और अगर कंप्लेंट अगर नहीं हुई है तो, अगर कंप्लेंट हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी हो। और अगर नहीं हुई है तो उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, उसकी पैरवी करने के लिए उनके घर के मेंबर्स बिल्कुल आगे उसको प्रोसीड कर सकते हैं। कई बार देखने में आता है, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इस मामले को लेकर एसआईटी जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, जांच की जा रही है। तो ऐसे मामले में फिर आगे क्या, जांच में अगर ढिलाई बरती गई और इसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया तो किस तरीके का स्टेप उठाया जा सकता है?
अगर जो कंप्लेनेंट जो भी रहेंगे, क्योंकि अभी वो तो नहीं रहे, पूरा परिवार नहीं रहा, लेकिन उनकी तरफ से जो भी पैरवी करने वाला होगा, अगर उनको लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रही है, तो वो कंसर्न कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। कह सकते हैं कि हमारा अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं लिया या अभी तक कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, इतने दिन हो गए। तो अगर ऐसी एप्लीकेशन वो कंसर्न कोर्ट में देंगे जहां पर मॉनिटर हो रहा है, क्योंकि हर इस पुलिस स्टेशन का या हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का कंसर्न कोर्ट होता है, तो उसी हिसाब से वहां पर कोर्ट में एप्लीकेशन दे के वो उसको पैरवी के लिए दे सकते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है और इतना समय हो गया है, इसमें ये ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल उसको अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में। बिल्कुल। सुनील मालवीय, आपका रुख करेंगे यहाँ पर। जो ये शख्स है जिसने जान दे दी, आत्महत्या कर ली दंपति ने और बेटी को जहर दे दिया, तो इसके परिवार की तरफ से कौन पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है और कौन अभी परिवार में मौजूद है? देखिए, ये जो परिवार है इसका एक मध्य प्रदेश के मूलतः रीवा के अंबा गांव के रहने वाले हैं और इनके परिवार में दो सगे भाई और हैं इनके, जो भोपाल में रहते हैं और इनके माता पिता भी हैं जो मध्य प्रदेश के रीवा के अंबा गांव के निवासी है, वहां पर रीवा में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भाइयों की तरफ से भी पैरवी की जा रही है और जो परिवार का तो आरोप ये है कि हमारे जो परिवार के जो उनके फादर्स हैं उनका निश्चित तौर से आरोप ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा लड़का सुसाइड कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं इस मामले में मर्डर हुआ है और इसकी सीबीआई जांच की जाए और इसमें तो मामला ही पूरा बदल जाता है। फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं आशीष यादव जी, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट हैं आपका। चैरिटी फ्रॉड भी होता है, कई बार ऑनलाइन उपहार कार्ड फ्रॉड भी होता है, तरह तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड भी हैं वो भी सामने आते हैं। नकली डाक मनी ऑर्डर, इंटरनेट टिकट फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड, इस तरीके के जो फ्रॉड आते हैं, इसको लेकर आप फाइनल कमेंट बहुत कम शब्दों में जानना चाहेंगे कि आखिर कितना अवेयरनेस ज़रूरी है और क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए एक आम इंसान को कि फ्रॉड का शिकार ना हो? मैंने कहा प्रैक्टिस को कर सकते हैं वो ये है कि जो भी क्रेडिबल सोर्सेज नहीं है उनसे कोई भी कॉल आता है, नंबर है या मैसेज आता है या मेल आता है, तो प्लीज उसके ट्रैप में नहीं फंसे। तो ल्यूक्रेटिव आपको दिख सकता है कि हाँ आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बट हार्ड अर्न मनी ही है जो कि आप अर्न कर सकते हैं। इतना इजी आपको कोई नहीं देगा, जो देगा वो बाद में आपके साथ यही सारी चीजें करेगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी क्रेडिबल सोर्सेज नहीं है, चाहे वो मेल हो, सोशल मीडिया हो, फोन हो, मैसेजेस हो, प्लीज उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि एक बार आपने क्लिक किया फिर आपके साथ ये चीजें होना बहुत बड़ा ऑब्वियस है और गवर्नमेंट उसके बाद बहुत ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका भी सुनील मालवीय जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज दयाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्लिक में सब कुछ टिका होता है। अगर आप बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे आप एक क्लिक पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो वर्षों की कमाई है वो चली जाती है। इसलिए अवेयरनेस बेहद ज़रूरी है, जानकारी बेहद ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो आप जानें और इसके बाद ही क्लिक करें ताकि आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार ना हो। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।